हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आ रहा हूं। मैंने अभी तक YouTube पर 26 वीडियो अपलोड किए हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में भी अपने जरूरी सुझाव देते रहिए। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर भी जाकर देख सकते हैं। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता भाग 3 आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भाग 1, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन भाग 2 ला चुका हूं। आपने अगर मेरे वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि आप तीसरे वीडियो में अति महत्वपूर्ण तथ्यों को आसानी से समझ सके। सिंधु घाटी सभ्यता जो संसार की सबसे उन्नत और विकसित सभ्यता थी, इस सभ्यता की नगर योजना अपने आप में बहुत ही बेजोड़ बेमिसाल थी। साथ ही इसका सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन बहुत ही आदर्श और महत्वपूर्ण था। उसकी नगर योजना आज के महत्वपूर्ण नगरों जैसी थी। इतने वर्ष पूर्व किस प्रकार से वहां के निवासियों ने इतना सुंदर समायोजन किया, आज ये सभी शोध का विषय है। उसके व्यापार दूर दूर तक दुनिया के देशों में हुआ करते थे, जिसमें मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे राष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र थे। तो आज अति महत्वपूर्ण तथ्यों से और उसके वाणिज्य, व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से आप सबको जोड़ता हूं। तो चलिए आज हम ध्यान आकर्षित करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। आज का विषय है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भाग 3। अब हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का था। अब बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने पहले और दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। अब अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहां प्रकाश डालते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि हड़प्पा का नगर मोहनजोदड़ो से अधिक विस्तृत है। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लेने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा नगर अधिक बड़ा था। तो हड़प्पा का नगर मोहनजोदड़ो से भी अधिक विस्तृत है और इसकी खुदाई से पता चलता है कि यह नगर लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित था। मतलब ये लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। शोध के माध्यम से ये अभी तक पता चला है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि हड़प्पा के अवशेषों में, अब इस हड़प्पा के अवशेषों में और महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, बिंदु क्या है, उसको हम देखते हैं कि हड़प्पा के नगरों में दुर्ग यानी किला, रक्षा प्राचीर यानी किला के आसपास जो दीवारें बनाई गई थी उसकी रक्षा के लिए, निवास गृह, लोगों के रहने का जो घर था, चबूतरे और अन्नगार, जहां पर निवासियों के लिए विपरीत स्थिति में अन्न सुरक्षित रखा जाता था। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो हड़प्पा के समान इस मोहनजोदड़ो नगर के भी पश्चिमी भाग में एक दुर्ग यानी किले का निर्माण मिलता है। चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं और इस चौथे बिंदु को हम ये देखते हैं यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन विस्तृत स्नानागार है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन विस्तृत स्नानागार है, जिसका उपयोग धार्मिक अवसर पर सामान्य जनता के लिए किया जाता था। यानी सिंधु घाटी के लोग धार्मिक रीति रिवाजों और प्रथाओं में बहुत विश्वास किया करते थे। पांचवा बिंदु देखते हैं, यह भी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो के विस्तृत स्नानागार उत्तर से दक्षिण 54.86 मीटर और पूर्व से पश्चिम 33 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई थी। वो केंद्रीय खुले प्रांगण के अंदर जल कुंड यानी जलाशय बना हुआ था। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, छठे बिंदु की तरफ, और हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई और अति आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियां कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक योगी
योग की पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि किस नगर से जो है योगी की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक योगी योग की पद्मासन में बैठा हुआ है, जिसके दाईं ओर, इसको और कोड कर लीजिए, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी और बाईं ओर गेंडा और भैंसा अंकित है, और जिसे पाशुपत या रुद्र देवता माना गया है। मतलब इसे पाशुपत या रुद्र देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। आज भी भारत के अंदर रुद्र देवता की पूजा होती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात ये मालूम पड़ता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज के वर्तमान हिंदू धर्म के कहीं न कहीं समतुल्य नजर आती है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए किस मार्ग का उपयोग करते थे, या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किन किन देशों के साथ अपना व्यापार किया करते थे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत उन्नत सभ्यता थी और उस दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी अपने आप में बहुत उन्नत थी। साथ ही कुछ अन्य सभ्यताएं थी जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक और बाह्य व्यापार, यानी आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। मध्य एशिया, एशिया के मध्य भाग, फारस की खाड़ी, ईरान, बहरीन, मिस्र और मेसोपोटामिया आदि के साथ इसके व्यापारिक संबंध थे। और इन संबंधों का पता कैसे चलता है, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य और यहाँ पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसका महत्वपूर्ण साक्ष्य लोथल से प्राप्त मोहरे, जो पुरातत्वविदों ने अभी तक खोज की है। तो लोथल से जो मोहरे मिली है उससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो है इन राष्ट्रों के साथ, इन सभ्यताओं के साथ अपना व्यापार किया करते थे। 8वें बिंदु की तरफ चलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मेसोपोटामिया की मोहरे, इसे कोड कीजिए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मेसोपोटामिया की मोहरे और इसी तरह हड़प्पा की मोहरों का साक्ष्य मेसोपोटामिया से मिलना यह सिद्ध करता है कि दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार था, यानी दोनों राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यापार किया करते थे। अब हम 9वें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, इसकी चर्चा मैंने पूर्व वीडियो में भी की है कि खंबात की खाड़ी में स्थित लोथल, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। जिस प्रकार से आज आधुनिक बंदरगाह कार्य करते हैं, उसी तरह लोथल में जो बंदरगाह था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में था और वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में सहयोग प्रदान करता था। अब यहां से गोदी यानी डकयार्ड भी प्राप्त हुआ है, डकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। और यहां से मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते रहते थे। जैसे मैंने दोनों वीडियो में बताने का प्रयास किया कि मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के सीधे संबंध थे, उनके साथ इनका व्यापार होता था। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से जहाज मिस्र और मेसोपोटामिया और मिस्र से जहाज सिंधु घाटी सभ्यता में आया करते थे, जिसके साथ इन लोगों का व्यापार हुआ करता था। सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार और वाणिज्य करने का तरीका बहुत ही उत्तम था। वो दुनिया के देशों के साथ, दुनिया की महान सभ्यताओं के साथ अपने संबंध बनाए हुए थे। इसी वाणिज्य और व्यापार के क्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और देख लेते हैं। अब अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं सिंधु निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं। सिंधु घाटी के निवासी किन देशों से वस्तुओं को आदान प्रदान किया करते थे, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो हम देखते हैं कि किन देशों के साथ वो आयात किया करते थे। तो हम ये देखते हैं सोना सिंधु घाटी के लोग अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से मंगाया करते थे। इसी प्रकार से चांदी को हम देखते हैं तो ईरान और मेसोपोटामिया, इस मेसोपोटामिया की चर्चा बार बार आई है, तो ईरान और मेसोपोटामिया के साथ से ये चांदी मंगाया करते थे। टीन की बात करते थे, उस सभ्यता के लोग टीन से भी परिचित थे, तो टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। इसी प्रकार से तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाया करते थे। कीमती पत्थर की बात कर लें, सिंधु घाटी के लोग कीमती पत्थरों से परिचित थे और इस कारण से वो कीमती पत्थरों को राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाया करते थे। सेल खड़ी को सिंधु घाटी के लोग ईरान से मंगाते थे और फिरोजा जो है, फिरोजा को भी ईरान से मंगाया करते थे। इसी प्रकार से एक
लार्ज वर्द मणि जो हुआ करती थी, इसको बदस्का से मंगाया करते थे। अब हम सिंधु घाटी के और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं और उसमें हम देखते हैं अगले क्रम में कि मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा और लोथल से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। यानी सिंधु घाटी के लोग पशुओं का भी पालन करते थे, जिसकी चर्चा सिंधु सभ्यता में बार बार आई है। 12वें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोग कृषि और पशुपालन के साथ शिल्प और व्यापार में भी रुचि लेते थे। व्यापार सिंधु घाटी के लोगों का बहुत ही उच्च कोटि का था। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जो है किन चीजों के शौकीन थे। तो सिंधु घाटी में स्त्री और पुरुष दोनों ही शौकीन थे और दोनों ही श्रृंगार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगले बिंदु में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके बाद भारत में लौह युगीन सभ्यता की शुरुआत होती है। इतनी महान सभ्यता समय के साथ कैसे नष्ट हो गई, इसके अभी तक कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। इस पर निरंतर शोध चल रहे हैं। कई इतिहासकार और पुरातत्वविदों का अनुवाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण से नष्ट हो गई। कुछ इतिहासकार और पुरातत्वविदों का विश्वास है कि सिंधु घाटी सभ्यता भूकंप के कारण नष्ट हो गई और कुछ का यह मानना है कि अकाल के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन इन तथ्यों के अभी तक कोई प्रमाणिक सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन आधुनिक शोधों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का सबसे पुष्ट प्रमाण जलवायु परिवर्तन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन ही वो कारण हो सकता है जिसके कारण से सिंधु घाटी जैसी उन्नत सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन इस पर निरंतर शोध चल रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इस पे निरंतर शोध चलते रहेंगे। दुनिया की यह महान सभ्यता नष्ट तो हो गई, लेकिन संसार को प्रेरणा देकर चली गई। आज भी दुनिया के सारे राष्ट्र सिंधु घाटी सभ्यता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।